वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी कर रहे थे और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था? हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स। ठीक है, जिसको हम लोग हीट शॉक प्रोटीन भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था? इसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स। उसमें हम लोगों ने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स को दो क्लास में डिवाइड किया गया है, या दो फैमिली या दो सिस्टम में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला जो सिस्टम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? HSP70 चैपेरोन सिस्टम या HSP70 चैपेरोन फैमिली, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ये कैसे करके काम करता है, जिसको हम लोगों ने क्या क्या बोला था? मोड ऑफ एक्शन ऑफ HSP70 चैपेरोन फैमिली। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं। आज हम लोगों को क्या देखना है? आज हम लोगों को देखना है दूसरा टाइप ये मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? HSP60 चैपेरोन फैमिली, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चैपेरोनीन फैमिली भी बोलते हैं, याद रखना है। यही दो जो मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का जो टाइप है ना, ठीक है, ये किस बेसिस पे हम लोग बोलेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट है। और यही दो टाइप का चीज हम लोग बोलेंगे मोस्ट कॉमन टाइप होता है, या हम लोग बोल सकते हैं यही दो मेजर क्या होता है? हम लोग बोलेंगे चैपेरोन का फैमिली होता है या चैपेरोन सिस्टम होता है। ठीक है, याद रखना है। तो अब देखो, अब क्या चीज है याद रखना है? जब भी कभी मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स ये टर्म आएगा तो इसका मेन काम क्या होता है? हम लोग बोलेंगे इसका मेन काम होता है कि जो भी प्रोटीन होता है ना, जो हमारा सेल्स के अंदर बनता है, उसका एक प्रॉपर फोल्डिंग करवाना। यही काम होता है किसका? मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का। हाँ, अदर देन प्रोटीन फोल्डिंग मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का और भी सारा काम है जो मैंने बताया है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स जो है ना मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का, आप देखना वन बाय वन आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपका क्वेश्चंस भी सॉल्व होगा। ठीक है ना? तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे दूसरा टाइप। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? HSP60 चैपेरोन फैमिली, या हम लोग बोलेंगे चैपेरोनीन फैमिली भी बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या इसका फीचर्स होता है या क्या प्रॉपर्टीज होता है, और कैसे करके हम लोग बोलेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे करके हम लोग बोलेंगे ये जो HSP60 चैपेरोन फैमिली है ना, या चैपेरोनीन फैमिली या चैपेरोनीन सिस्टम है ना, ये कैसे करके हम लोग बोलेंगे प्रोटीन फोल्डिंग को असिस्ट करता है। ठीक है, ये हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला चीज मैं क्या बताना चाहता हूं, देखो ध्यान से। HSP70 चैपेरोन फैमिली है ना, इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, तो वो देखो लिखा हुआ है। तो दोनों में सबसे पहले देखो क्या चीज डिफरेंस है, बहुत आसान है। ठीक है, देखो याद रखना, जब भी हम लोग बात करेंगे ना HSP70 चैपेरोन फैमिली का, तो ये जो 70 है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? मॉलिक्यूलर वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो फैमिली, ये जो चैपेरोन फैमिली में जो मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स आएगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? हम लोग बोलेंगे 70 किलो डाल्टन होगा, याद रखना है। ठीक है, इसको हम लोग 70,000 डाल्टन भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहला चीज ये चीज दिमाग में रखना। अब देखो जो मैं बताने जा रहा हूं, कोई सा भी चैपेरोन का फैमिली रहे, चाहे वो HSP70 चैपेरोन फैमिली रहे, चाहे HSP60 चैपेरोन फैमिली रहे, या चैपेरोनीन फैमिली रहे, दोनों का दोनों याद रखना, फैमिली क्या करता है? प्रोटीन को करेक्ट फोल्ड करने में हेल्प करता है। और दोनों का दोनों हम लोग बोलेंगे फैमिली को काम करने के लिए क्या चाहिए? हम लोग बोलेंगे ATP चाहिए। ये मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स तभी काम कर पाएगा जब हम लोग बोलेंगे उसको क्या मिले? ATP मिले। इसीलिए मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स क्या होता है? ATP डिपेंडेंट होता है। ठीक है, चाहे ये टाइप रहे चाहे ये टाइप रहे, याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत आसान है, देखो याद रखना, ये जो फैमिली है ना HSP70 जो चैपेरोन फैमिली है ना, ये जो फैमिली है, ठीक है, ये फैमिली कब काम करता है? कब ये प्रोटीन को फोल्ड करने में हेल्प करता है? तो याद रखना है, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं कि जीन से क्या बनता है? हम लोग बोलेंगे जीन से जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तब क्या बनता है? हम लोग बोलेंगे मैसेंजर RNA बनता है या mRNA बनता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, ये जो मैसेंजर mRNA है ना, ये मैसेंजर mRNA किसके साथ बाइंड कर जाता है? हम लोग बोलेंगे राइबोसोम के साथ बाइंड कर जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम के साथ जब बाइंड करता है तो क्या बनता है? हम लोग बोलेंगे क्या बनता है? देखो ध्यान से, प्रोटीन बनता चला जाता है। ठीक है, तो याद रखना, ये जो न्यूली पॉलीपेप्टाइड जो चेन बन रहा है, न्यूली पॉलीपेप्टाइड जो चेन बन रहा है, पॉलीपेप्टाइड जो चेन बन रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? जिसको हम लोग नेसेंट प्रोटीन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हम लोग बोलेंगे नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन या नेसेंट प्रोटीन बोल रहे हैं। उसमें करेक्ट फोल्डिंग कौन कराएगा? हम लोग बोलेंगे ये वाला फैमिली कराएगा, HSP70 चैपेरोन फैमिली कराएगा, याद रखना है। ठीक है,
तो एक्चुअल में क्या होता है, देखो ध्यान से, एक्चुअल में क्या होता है, ये जो जैसे जैसे राइबोसोम एमआरएनए में आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा, वैसे वैसे राइबोसोम क्या करता चला जाएगा, नेसेंट प्रोटीन को बनाता चला जाएगा। ठीक है, तो नेसेंट प्रोटीन में देखो ध्यान से क्या होता है, हम लोग बोलेंगे नेसेंट प्रोटीन में हम लोग बोलेंगे एक तरफ एन टर्मिनल होगा, दूसरी तरफ सी टर्मिनल इन होगा। तो नेसेंट प्रोटीन में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ये सब हाइड्रोफोबिक पैचेस मिलेगा। ठीक है, या इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक पार्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलेंगे, याद रखना हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे देखो राइबोसोम आगे की तरफ मूव करता चला जा रहा है, यहाँ पर देखो राइबोसोम जब यहाँ पहुंच गया तब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन तो बनता चला जाएगा ना। ठीक है, तो देखो ध्यान से न्यूली सिंथेसाइज्ड जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, जो बन रहा है उसमें जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक जो अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है, वहां पर हम लोग बोलेंगे कौन बाइंड करेगा, वहां पर बाइंड करेगा कौन, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स। वहां पर कौन बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स बाइंड करेगा। कौन सा फैमिली, हम लोग बोलेंगे HSP70 चैपेरोन फैमिली, याद रखना है, बाइंड करेगा। और क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे करेक्ट फोल्डिंग को कराएगा। इसका मतलब जैसे जैसे राइबोसोम आगे की तरफ मतलब जाएगा, मूव करेगा एमआरएनए में, वैसे वैसे पॉलीपेप्टाइड चेन बनता भी चला जाएगा और उस पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या होता चला जाएगा, करेक्ट फोल्डिंग भी होता चला जाएगा। आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि HSP70 कब काम कर रहा है। HSP70 हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, अर्ली स्टेज में काम कर रहा है। ठीक है, अर्ली स्टेज में काम कर रहा है, अर्ली स्टेज में काम कर रहा है कौन, HSP70। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ये प्रोटीन फोल्डिंग कराता है को ट्रांसलेशनली। ठीक है, को ट्रांसलेशनली ये क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन फोल्डिंग करवाता है। कौन, हम लोग बोलेंगे HSP70 चैपेरोन फैमिली, याद रखना है। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है और यही मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, देख सकते हैं। इट हेल्प्स इन को ट्रांसलेशनल फोल्डिंग, जो कि अर्ली स्टेज है। और किसमें ये फोल्ड कराता है, मेनली हम लोग बोलेंगे जो नया पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनते चला जाता है, उसमें जो हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स होता है या हाइड्रोफोबिक जो पैचेस होता है, उसको ही रिकॉग्नाइज करता है कौन, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स। ठीक है, मैंने बताया है कैसे करके रिकॉग्नाइज करेगा और किस प्रोटीन को हम लोग अनफोल्डेड प्रोटीन बोलेंगे, ये सब सारा का सारा मैंने बताया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है ना मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स, उसको देखना बहुत आसान है, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो HSP70 चैपेरोन फैमिली है, उससे हम लोग को क्या समझ में आया, उससे हम लोग को ये समझ में आया कि ये प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, कब करेगा, हम लोग बोलेंगे अर्ली स्टेज, मतलब ट्रांसलेशन होता चला जाएगा और ये प्रोटीन को फोल्ड करता चला जाएगा, किसको, न्यूली पॉलीपेप्टाइड जो चेन बनता चला जा रहा है उसमें ये फोल्डिंग लाता चला जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये चीज को काम करने के लिए, चैपेरोन्स को काम करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एटीपी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब चैपेरोन जो है, ठीक है, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स है, वो कैसा, हम लोग बोलेंगे एटीपी डिपेंडेंट है। तो ये जो फैमिली है ना HSP70 जो चैपेरोन फैमिली है, याद रखना है। ठीक है, ये HSP70 चैपेरोन फैमिली में जो चैपेरोन्स आता है उसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स में क्या बोलेंगे, HSP70 बोलेंगे। ठीक है, और क्या बोलेंगे, HSP40 बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे NEF बोलेंगे, याद रखना है। ठीक है, और ये जो HSP70 चैपेरोन फैमिली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आता है, देखो ध्यान से याद रखना है, HSP70 को ही हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या बोलेंगे, DNA K बोलेंगे। HSP40 को ही हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या बोलेंगे, DNA J बोलेंगे। और न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, GRPE बोलेंगे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। मतलब HSP70 is homologous to DNA K, HSP40 is homologous to DNA J, NEF nucleotide exchange factor is homologous to GRPE। ठीक है, सिंपल है, मतलब जो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस ये जो प्रोटीन्स दिख रहा है यूकैरियोटिक सेल्स में जो करेगा, सेम स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस हम लोग बोलेंगे ये प्रोटीन का होगा, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रोटीन फोल्डिंग को असिस्ट करेगा। ठीक है, तो मैंने बताया था मैकेनिज्म, मैंने क्या बताया था, इसका मोड ऑफ एक्शन मैंने बताया था, क्या था, हम लोग बोलेंगे DNA, मैंने बताया था DNA K, DNA J, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग, ये मैंने बताया था, आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने HSP70 HSP40 जो प्रोटीन फोल्डिंग में कैसे हेल्प करा वो भी मैंने बताया था, आप प्रीवियस लेक्चर देखना। तो ये था हम लोग बोलेंगे HSP70 चैपेरोन फैमिली के बारे में। ठीक है, अब देखो, अब बहुत आसान है, क्या चीज है, ये चीज तो समझ में आएगा अर्ली स्टेज में। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर समझना है HSP60 चैपेरोन फैमिली का कॉन्सेप्ट या चैपेरोनीन फैमिली का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत आसान है, कैसे, देखो यहाँ पर याद रखना है, सबसे पहला चीज तो देखो ध्यान से, ये जो HSP60 चैपेरोन फैमिली है ना, ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे, इसका नाम देखो ध्यान से, हीट शॉक प्रोटीन, ये 60 क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 60 किलो डाल्टन होगा या 60,000 डाल्टन होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना था, हम लोग बोलेंगे 70 किलो डाल्टन या 70,000 डाल्टन। ठीक है,
तो ये चीज तो समझ में आ गया। और ये जो चैपरोन फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे चैपरोनीन फैमिली बोलते हैं। अब ये भी चूंकि चैपरोनी है ना, मॉलिक्यूलर चैपरोन्स का एक मतलब टाइप है, तो ये भी क्या चीज में हेल्प करेगा, देखो ध्यान से, ये भी हेल्प करेगा प्रोटीन फोल्डिंग में, ठीक है। लेकिन ये कब हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन होने के बाद। मतलब नया पॉलीपेप्टाइड चेन जब कंप्लीटली बन के तैयार हो जाता है, उसमें ये फोल्डिंग भी हो जाता है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, ये जो फैमिली है ना, ये फैमिली क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे फोल्डिंग को कराएगा। अगर ये सिस्टम मतलब क्या कर दे, अगर ये सिस्टम मान लो कि प्रोटीन के को फोल्ड अच्छे से नहीं कर पाए, यहां पर अगर प्रोटीन का फोल्डिंग अच्छे से नहीं हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिस फोल्डेड प्रोटीन, या क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पार्शियली फोल्डेड प्रोटीन, तब ये फोल्डेड प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे हैंड ओवर कर दिया जाता है HSP60 चैपेरोन फैमिली को। तो अब ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे, मतलब ट्रांसलेशन तो हो चुका है, तो अब ये जो मिस फोल्डेड प्रोटीन है उसको ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्ली क्या करता है, फोल्ड करता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा इट हेल्प्स इन द प्रोटीन फोल्डिंग आफ्टर ट्रांसलेशन, ठीक है। जो भी ओल्डर प्रोटीन है ना, मतलब जो प्रोटीन अच्छे से फोल्ड नहीं हुआ, न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन जो फोल्ड होते जा रहा है, ठीक है, जो कि HSP70 चैपेरोन फैमिली कर रहा है, अगर ये अच्छे से फोल्ड नहीं कर पाया, तो उसके बाद हम लोग बोलेंगे, उसके बाद ये चैपेरोन फैमिली क्या करता है, ऐसे मिस फोल्डेड प्रोटीन को या पार्शियली फोल्डेड प्रोटीन को क्या करता है, या इनकरेक्ट फोल्डेड प्रोटीन को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे फोल्ड करता है, ठीक है, जिसको हम लोग ओल्डर प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांसलेशन हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर टर्म यूज कर रहे हैं ओल्डर प्रोटीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चूंकि ट्रांसलेशन हो गया है, उसके बाद ये प्रोटीन फोल्डिंग का असिस्ट कर रहा है ना, पार्शियली या मिस फोल्डेड या इनकरेक्ट फोल्डेड प्रोटीन्स को ये क्या कर रहा है, आप लोग बोलेंगे करेक्ट फोल्डेड स्टेट में ला रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इट वाज आफ्टर ट्रांसलेशन, मतलब लेटर स्टेज में। अर्ली स्टेज में कौन किया, जैसे जैसे बन रहा था पॉलीपेप्टाइड चेन, तो हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का फोल्डिंग कौन किया, ये फैमिली किया, HSP70 चैपेरोन फैमिली किया। अगर ये मान लो कि अच्छे से फोल्ड नहीं कर पाया, तो उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, ओल्डर प्रोटीन बोलेंगे, या मिस फोल्डेड या पार्शियली फोल्डेड प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। अब ये फोल्डेड प्रोटीन को कौन ये करेगा अच्छे से फोल्ड, हम लोग बोलेंगे चैपेरोनीन फैमिली करेगा। इसका मतलब ये कब काम करेगा, हम लोग बोलेंगे आफ्टर ट्रांसलेशन या लेटर स्टेज में काम करेगा, ये अर्ली स्टेज में काम कर रहा था, तो याद रखना। और ये किस पे काम करता है, न्यूली सिंथेसाइज्ड जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो बन रहा है उस पे काम करता है, नेसेंट प्रोटीन जो बनता चला जा रहा है उस पे काम करता है, को ट्रांसलेशनली काम करता है ये। लेकिन ये क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे जो प्रोटीन बन गया, जो प्रोटीन बन चुका है, ट्रांसलेशन हो चुका है, जिसमें फोल्ड हो चुका है, लेकिन वो फोल्ड क्या हुआ, मिस फोल्डेड हो गया, या हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे पार्शियली फोल्डेड प्रोटीन्स बना, या इनकरेक्ट फोल्डिंग हुआ, ये जो चैपेरोन का फैमिली ये फोल्ड अच्छे से नहीं कर पाया, तब ये सिस्टम काम करेगा, याद रखना। इसका मतलब आफ्टर ट्रांसलेशन काम करेगा, लेटर स्टेज में काम करेगा, ठीक है। अब देखो समझो क्या चीज है, बहुत आसान है, क्या चीज मैं बताने जा रहा हूं। देखो ये जो चैपेरोनीन फैमिली है ना, या HSP60 चैपेरोनीन फैमिली है ना, देखो ये कैसे करके प्रोटीन को फोल्ड करता है, बहुत आसान है, ठीक है। तो देखो ये क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे चैपेरोनीन जो फैमिली में जो चैपरोन्स मिलता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर चैपरोन्स जो मिलेगा उस वो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, वो हम लोग बोलेंगे बॉक्स जैसा होगा, ठीक है। ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक बॉक्स के जैसा होगा। देखो ध्यान से, ऐसे करके क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक बॉक्स के जैसा होगा, देखो ध्यान से, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे एक बॉक्स है, ठीक है, याद रखना चैपेरोनीन फैमिली, ठीक है। मैं उसके बारे में बता रहा हूं। तो ये बॉक्स क्या करता है, देखो ध्यान से, ये जो बॉक्स है ना, ठीक है, ये बॉक्स के पास क्या चीज है, देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या चीज हम लोग बोलेंगे आइसोलेशन चैम्बर है, एक क्या चीज हम लोग बोलेंगे आइसोलेशन चैम्बर है, ठीक है। और ये चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्लोज्ड स्पेस भी बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है, क्लोज स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बोलेंगे जो भी प्रोटीन यहां पर अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाया है, ये सिस्टम अच्छे से फोल्ड नहीं कर पाया है, तो वो जो मिस फोल्डेड प्रोटीन्स है ना, ये मिस फोल्डेड प्रोटीन्स देखो ध्यान से, ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे मिस फोल्डेड प्रोटीन्स है या पार्शियली फोल्डेड प्रोटीन्स है। ये मिस फोल्डेड प्रोटीन्स कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे चैपेरोनीन के अंदर जाएगा। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे चैपेरोनीन है, ठीक है, चैपेरोनीन प्रोटीन है, जिसके जो कैसा होता है, बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके पास एक आइसोलेटिंग चैम्बर होता है, ठीक है, वहां पर क्या जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये जो मिस फोल्डेड प्रोटीन्स है ना, वो यहां चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे ये जो चैपेरोनीन का जो ये आइसोलेशन चैम्बर है या क्लोज्ड स्पेस, ये जो स्पेस है, वो हम लोग बोलेंगे क्या प्रोवाइड करेगा, वो एक हम लोग बोलेंगे माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, इंटरनल माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। किसको हम लोग बोलेंगे, ये अनफोल्डेड प्रोटीन्स को, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये जो अनफोल्डेड प्रोटीन है ना, अब ये क्या चीज हो जाए, हम लोग बोलेंगे करेक्ट इसमें फोल्डिंग आ जाए, ठीक है,
करेक्ट फोल्डिंग आ जाए किसमें, हम लोग बोलेंगे ये अनफोल्डेड प्रोटीन्स में या मिसफोल्डेड प्रोटीन्स में, ठीक है। उसके बाद जब ये प्रोटीन सही से फोल्ड हो जाएगा उसके बाद इसको फिर से बाहर हम लोग बोलेंगे भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे चैप्रोनिन फैमिली काम करता है, सिंपल है। चैप्रोनिन फैमिली क्या कैसे करके काम करता है, तो याद रखना है चैप्रोनिन फैमिली क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये जो चैप्रोनिन होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वैसा प्रोटीन होता है जो कि बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसके पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, आइसोलेटिंग चैम्बर होता है या क्लोज स्पेस होता है या कैविटी होता है, ठीक है। ये कैविटी क्या प्रोवाइड करता है, इंटरनल माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मिसफोल्डेड प्रोटीन या पार्शियली फोल्डेड प्रोटीन जो यहाँ पर अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाया, ये सिस्टम नहीं कर पाया, तो ये मिसफोल्डेड प्रोटीन या पार्शियली फोल्डेड प्रोटीन इस चैम्बर के अंदर जाता है और ये चैम्बर क्या करता है, इंटरनल माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन या पार्शियली फोल्डेड प्रोटीन है वो हम लोग बोलेंगे उसका फोल्डिंग क्या होता है, हम लोग बोलेंगे करेक्ट तरीके से हो जाता है, सही तरीके से हो जाता है। अब ये हम लोग बोलेंगे ये जो सही जो प्रोटीन का फोल्डिंग हुआ है उसको ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे बाहर इजेक्ट कर देता है, ठीक है, ताकि अब ये प्रोटीन क्या करते हैं, हम लोग बोलेंगे फंक्शंस को कर सके, ठीक है। तो ऐसे करके काम करता है चैप्रोनिन सिस्टम, याद रखना है। वही देखो मैंने लिखा है चैप्रोनिन क्या होता है, चैप्रोनिन आर द लार्ज सिलिंड्रिकल प्रोटीन, ठीक है। ये जो बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है ना ये हम लोग बोलेंगे सिलिंड्रिकल होता है, ऐसे करके होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, याद रखना है। जहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कैविटी होगा या हम लोग बोलेंगे क्या होगा, आइसोलेशन चैम्बर होगा या क्लोज्ड स्पेस होगा, ठीक है, which provides the isolation chamber और closed space। देख सकते हैं इसके पास क्या हम लोग बोलेंगे आइसोलेशन चैम्बर या क्लोज स्पेस है या हम लोग बोलेंगे माइक्रो इन्वायरमेंट है, जिसपे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे करेक्ट फोल्डिंग होगा, कैसा, किस प्रोटीन का, वैसा प्रोटीन जो कि मिसफोल्डेड है या पार्शियली फोल्डेड है, ठीक है। तो ऐसे करके काम कौन करता है, हम लोग बोलेंगे चैप्रोनिन सिस्टम काम करता है, याद रखना है, ठीक है। चैप्रोनिन सिस्टम क्या करेगा, याद रखना है, एक ऐसा माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से सही फोल्डिंग हो, ठीक है। लेकिन हम लोग बोलेंगे HSP70 चैप्रोन फैमिली में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये क्या प्रोवाइड करे, आइसोलेटिंग चैम्बर या माइक्रो एनवायरनमेंट, ऐसा कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर याद रखना यूकैरियोटिक सेल्स के केस में, याद रखना यूकैरियोटिक सेल्स के केस में जो चैप्रोनिन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, HSP60 बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या बोलेंगे, HSP10 बोलेंगे। HSP10 को हम लोग को चैप्रोनिन बोलते हैं क्योंकि ये HSP10 किसके साथ मिलकर काम करता है, HSP60 के साथ मिलकर काम करता है, ठीक है। तो ये HSP60 क्या हम लोग बोलेंगे चैप्रोनिन है, ठीक है, ये एक्चुअल चैप्रोनिन है, याद रखना इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। और अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स में अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रोइल, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे चैप्रोनिन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे चैप्रोनिन बोलेंगे, याद रखना है। और क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ग्रोइएस, ग्रोइएस को हम लोग क्या बोलेंगे को चैप्रोनिन बोलेंगे, ठीक है। ये ग्रोइएस किसके साथ मिलकर काम करेगा, हम लोग बोलेंगे ग्रोइल के साथ मिलकर काम करेगा, जैसा यहां था। इसका मतलब देखो HSP60 जो होता है ना वो बिल्कुल होमोलोगस होगा, याद रखना है, बिल्कुल होमोलोगस होगा किसके, हम लोग बोलेंगे ग्रोइल के। और HSP10 जो है वो बिल्कुल होमोलोगस होगा किसके, हम लोग बोलेंगे ग्रोइएस के, याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल्स में जो स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होगा HSP60 का वही हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्ट्रक्चर और फंक्शन होगा किसका, ग्रोइल का। यूकैरियोटिक सेल्स में जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होगा HSP10 का वही हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्ट्रक्चर और फंक्शन होगा किसका, ग्रोइएस का, याद रखना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो चैप्रोनिन सिस्टम है ये कैसे करके काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, या मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे चैप्रोनिन फैमिली, कैसे करके हम लोग बोलेंगे मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को क्या करता है या पार्शियली फोल्डेड प्रोटीन्स को क्या करता है, फोल्ड करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग समझेंगे एक मैकेनिज्म से जो कि बहुत आसान है, ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ चैप्रोनिन सिस्टम, ठीक है, जिसमें से हम लोग क्या देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में, याद करो क्या क्या चैप्रोनिन प्रेजेंट था, हम लोग बोलेंगे ग्रोइल एंड ग्रोइएस प्रेजेंट था, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे ग्रोइल एंड ग्रोइएस सिस्टम, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या था, हम लोग बोलेंगे HSP60 एंड हम लोग बोलेंगे HSP10, तो हम लोग क्या बोलेंगे HSP60 एंड HSP10 सिस्टम, ठीक है, याद रखना है ग्रोइल इज होमोलोगस टू HSP60, ग्रोइएस इज होमोलोगस टू हम लोग बोलेंगे HSP10, ये अभी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर बहुत आसान है, जैसा हम लोग बोलेंगे ये सिस्टम काम करेगा सेम टू सेम हम लोग बोलेंगे ये भी सिस्टम काम करेगा इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में काम करेगा, ठीक है। बस यहाँ पर जहां पर ग्रोइल होगा वहां पर क्या होगा HSP60 होगा, जहां पर ग्रोइएस होगा वहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे HSP10 होगा, बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सिमिलर होगा, याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत आसान है, ठीक है, देखो ये याद रखना है सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, ये जो प्रोटीन है ये सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, बैक्टीरिया के सेल अगर ई कोलाई सेल का साइटोप्लाज्म देखेंगे
तो देखो ध्यान से, उसमें क्या मिलता है हम लोग बोलेंगे, उसमें मिलता है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ग्रोइयल मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, ग्रोइयल इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ग्रोइयल है, याद रखना है, ठीक है। और अभी भी मैंने बताया कि ग्रोइयल क्या होता है, हम लोग बोलेंगे बॉक्स होता है, ठीक है। ये क्या होता है, बॉक्स होता है, जो कि बना होता है हम लोग बोलेंगे जो जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है हम लोग बोलेंगे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है हम लोग बोलेंगे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, या हम लोग बोलेंगे इसको बैरल शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बैरल शेप स्ट्रक्चर होता है, याद रखना है, अभी भी मैंने बताया, ठीक है। तो याद रखना है HSP60 को भी हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे बॉक्स बोलेंगे इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, और हम लोग बोलेंगे, और यूकैरियोटिक सेल्स के केस में अगर ये जो HSP60 है ना, अगर ये साइटोप्लाज्म में होगा तो तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, TCP1 बोलेंगे, ठीक है। अगर यूकैरियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा तब हम लोग बोलेंगे HSP60, अगर यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में होगा तब हम लोग क्या बोलेंगे, ये चैप्रोनिन को TCP1 बोलेंगे, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में मिलेगा तो इस चैप्रोनिन को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रोइयल बोलेंगे, ठीक है। यही बॉक्स होता है, इसी के पास क्या होता है, आइसोलेटिंग चैम्बर होता है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ग्रोइयल है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोटिक सेल्स का भी ऐसे ही होगा, ठीक है। बस नाम क्या होगा, HSP60 होगा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोप्लाज्म में है तो क्या बोलेंगे, TCP1 बोलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स है ना, याद रखना है, ये हम लोग बोलेंगे, ये याद रखना है, हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे क्या होता है, डाइमर के फॉर्म में मिलता है। देखो ध्यान से, ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डाइमर के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। देख सकते हैं ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डाइमेरिक कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, डाइमेरिक कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। जिसमें से देखो ध्यान से, जिसमें से हम लोग बोलेंगे ऊपर का, देखो ऊपर जो सब यूनिट्स है ना, ये कितना सब यूनिट्स का बनेगा, याद रखना है। ऊपर का जो कॉम्प्लेक्स है, ऊपर का जो चैम्बर है, ठीक है, वो हम लोग बोलेंगे कितना सब यूनिट्स का बनता है, वो बनता है 7 सब यूनिट्स का। तो ये पहला सब यूनिट, ये दूसरा सब यूनिट, ये तीसरा सब यूनिट, ये चौथा सब यूनिट, ये पांचवा सब यूनिट, ये छठा सब यूनिट, और ये हम लोग बोलेंगे सातवां सब यूनिट। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऊपर का जो चैम्बर है वो कितना सब यूनिट्स का बनता है, हम लोग बोलेंगे 7 सब यूनिट्स का बनता है, ठीक है। और एक सब यूनिट्स एक पॉलीपेप्टाइड चेन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर कितना हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन होगा, हम लोग बोलेंगे 7 पॉलीपेप्टाइड चेन होगा, याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है। तो ये चीज तो समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 7 सब यूनिट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 7 सब यूनिट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेप्टामेरिक या हेप्टामर बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, हेप्टामर के नाम से भी दिया जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ऊपर का जो चैम्बर है वो याद रखना है 7 सब यूनिट्स का मिलने से बनता है। नीचे का चैम्बर भी हम लोग बोलेंगे 7 सब यूनिट्स के मिलने से बनता है। तो देखो ध्यान से, ये पहला सब यूनिट, ये दूसरा सब यूनिट, ये तीसरा सब यूनिट, ये चौथा सब यूनिट, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो नीचे का जो चैम्बर है किसका हम लोग बोलेंगे, ये डाइमेरिक कॉम्प्लेक्स या ग्रोइयल या HSP60 का, ये TCP1 चैप्रोनिन का, ये भी हम लोग बोलेंगे क्या होता है, 7 सब यूनिट्स का बना होता है, 7 सब यूनिट्स का बना होता है, या हम लोग बोल सकते हैं 7 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, याद रखना है। या हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये भी क्या चीज है, हेप्टामर है, ठीक है, ये भी क्या चीज है, हेप्टामर है, ठीक है। तो कंप्लीट हम लोग बोलेंगे ये जो डाइमेरिक कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें अगर हम लोग टोटल सब यूनिट्स को देखेंगे तो टोटल सब यूनिट्स कितना होगा, 7 + 7 कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 14 सब यूनिट्स का बना होता है, क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एक चैप्रोनिन, याद रखना है 14 सब यूनिट्स, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे 14 पॉलीपेप्टाइड का चेन प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे किसमें, एक हम लोग बोलेंगे चैप्रोनिन प्रोटीन में, याद रखना है, चैप्रोनिन प्रोटीन में, याद रखना है, जिसको ग्रोइयल बोलते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, और HSP60 बोलते हैं इन केस ऑफ हम लोग बोलेंगे यूकैरियोट्स, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, TCP1 बोलते हैं, याद रखना है, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, जो कि साइटोसोल में मिलते हैं, साइटोप्लाज्म में मिलता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से यहां पर समझना है, यहां पर इसका मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो ये जो सब यूनिट है ना, ये जो ऊपर का जो सब यूनिट है ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 30 किलो डाल्टन, ठीक है। नीचे जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, नीचे जो 7 सब यूनिट्स होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 30 किलो डाल्टन। टोटल मॉलिक्यूलर वेट को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 60 किलो डाल्टन होता है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 60,000 डाल्टन बोलेंगे, देख सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
HSP60 बोलते हैं किसको हम, चैप्रोनिन को, ठीक है। तो ऊपर का जो 7 सबयूनिट्स होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट 30 डाल्टन, नीचे जो 7 सबयूनिट्स होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट 30 प्लस 30 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 60 किलो डाल्टन का हम लोग बोलेंगे एक चैप्रोनिन क्या होता है, प्रोटीन होता है, जिसको HSP60 के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। और GROEL के नाम से जानते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे TCP1 के नाम से जानते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, अगर ये साइटोप्लाज्म में मिलेगा तो। और ये बॉक्स बनाता है, बॉक्स का मतलब देखो ध्यान से, इसके पास क्या होता है हम लोग बोलेंगे, ये वाला देखो, ये जो कैविटी है ना, इस कैविटी को हम लोग बोलेंगे आइसोलेटिंग चैम्बर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोलेटिंग चैम्बर, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोलेटिंग चैम्बर। यहीं पर मिसफोल्डेड जो प्रोटीन होता है या पार्शियली फोल्डेड प्रोटीन का क्या होता है हम लोग बोलेंगे करेक्ट फोल्डिंग होता है। कैसा होता है मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या होता है हम लोग बोलेंगे, दूसरा और एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, GROES बोलते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, और HSP10 बोलते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, याद रखना ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये हम लोग बोलेंगे 7 सब यूनिट्स के मिलने से बनता है। तो ये पहला सब यूनिट, ये दूसरा सब यूनिट, ये तीसरा सब यूनिट, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां सब यूनिट, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 सब यूनिट्स के मिलने से बनता है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 10 किलो डाल्टन होगा, इसीलिए इसको HSP10 बोलते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। या 10, या हम लोग बोलेंगे 10 किलो डाल्टन, या हम लोग इसको क्या बोलेंगे 10,000 डाल्टन बोलेंगे। याद रखना ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में देखो ये क्या चीज का काम करती है, ये जो GROES है ना इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, या HSP10 जो है ये क्या चीज का काम करता है हम लोग बोलेंगे, काम करता है लिड का काम करता है। लिड का मतलब होता है ढक्कन, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ना चैप्रोनिन, GROEL, या हम लोग बोल सकते हैं HSP60, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे बॉक्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मान लो हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे ये बॉक्स है, मान लो, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, बॉक्स है ना, देख सकते हैं। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे इसका ढक्कन है, देख सकते हैं। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इसका ढक्कन है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो बॉक्स है ना, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ही हम लोग बोलेंगे GROEL बोलेंगे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। और हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स के केस में क्या बोलेंगे, HSP60 बोलेंगे और TCP1 बोलेंगे, सिंपल। और ये जो लिड है ना, लिड जिसको ढक्कन बोलते हैं, लिड जिसको ढक्कन बोलते हैं, ये लिड को हम लोग क्या बोलते हैं, GROES बोलते हैं, याद रखना है GROES बोलते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। और अब यूकैरियोटिक सेल्स के केस में क्या बोलेंगे, HSP10 बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। तो ये लिड क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, ये लिड जो है, ये ढक्कन जो है वो क्या कर रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो बाहर का इन्वायरमेंट है और इंटरनल इन्वायरमेंट जो अंदर का इन्वायरमेंट है उसको अलग कर रहा है, ठीक है। और इंटरनल इन्वायरमेंट जिसको हम लोग आइसोलेटिंग चैम्बर भी बोलते हैं, वहां पर जैसे ही प्रोटीन मिसफोल्डेड प्रोटीन्स पहुंचता है तो ये लिड क्या होता है, ऐसे करके खुला रहता है, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स का क्या होगा, करेक्ट फोल्डिंग होगा। उसके बाद ये लिड फिर से खुल जाएगा और ये जो करेक्ट फोल्डेड जो प्रोटीन्स है वो फिर से हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। आने के बाद हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, फंक्शंस करेगा, या हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, नेटिव स्ट्रक्चर को गेन करेगा, ठीक है। तो सिंपल है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, ये स्ट्रक्चर है किसका, GROEL का, और हम लोग बोलेंगे किसका, GROES का इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, या हम लोग बोलेंगे HSP60 का, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे HSP10 का, HSP10 इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, और हम लोग बोलेंगे HSP10 इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, और हम लोग क्या बोलेंगे GROES इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो अब देखो, अब ये कैसे करके काम करता है वो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। कब ये लिड इस पे लगेगा, कब ये क्लोज होगा, कैसे करके हम लोग बोलेंगे, जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है उसका क्या होगा, करेक्ट फोल्डिंग होगा, कितना एटीपी लगेगा, ये सब मैं बताऊंगा। एक चीज देखो मैं यहाँ पर बताने भूल गया, देखो यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। एक टाइम पे याद रखना है, एक टाइम पे एट ए पर्टिकुलर टाइम ओनली 1/2 ऑफ दिस GROEL, या हम लोग बोलेंगे HSP60 या चैप्रोनिन काम करेगा। एक टाइम पे हम लोग बोलेंगे केवल एक चैम्बर क्या करेगा, प्रोटीन जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है उसको हम लोग बोलेंगे करेक्ट फोल्डिंग स्टेट में लाएगा। जब ये काम कर लेगा उसके बाद फिर अगला ये काम करेगा, फिर ये काम कर लेगा, उसके बाद फिर ये काम करेगा, ये काम कर लेगा, उसके बाद फिर ये काम करेगा। याद रखना ऐसे करके साइकिल चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक चीज मैं बताने भूल गया था, क्या चीज, कि जितना भी यहाँ पर इसका सब यूनिट्स है, ठीक है, जितना भी यहाँ पर इसका सब यूनिट्स है उसके पास देखो ध्यान से ऐसे करके बाइंडिंग साइट है, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बाइंडिंग साइट। ये सब क्या है, बाइंडिंग साइट। ये सब क्या है, बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट है। तो एक्चुअल में कितना बाइंडिंग साइट होगा, तो ऊपर वाला सब यूनिट्स में देखना 7 ATP बाइंडिंग साइट होता है, 7 ATP बाइंडिंग साइट्स होता है, ठीक है। नीचे वाला भी हम लोग बोलेंगे उसमें भी कितना बाइंडिंग साइट होगा, 7 ATP बाइंडिंग साइट होगा, याद रखना है, ठीक है। ये भी काम आएगा, ठीक है ना। ATP बाइंडिंग साइट होता है किसमें, हम लोग बोलेंगे
किसमें, ये चैप्रोनिन में, ग्रो ईएल में, या हम लोग बोल सकते हैं HSP60 में। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा कि कितना एटीपी बाइंडिंग साइट होता है इन केस ऑफ हम लोग बोलेंगे चैप्रोनिन या ग्रो ईएल या हम लोग बोलेंगे HSP60, तो आंसर कितना होगा 14 एटीपी बाइंडिंग साइट होता है। ठीक है, याद रखना है। तो अब क्वेश्चन आता है ये कैसे करके काम करता है, तो मैं अभी वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत आसान है। तो यहाँ पर देखो कैसे करके ये सिस्टम काम करता है, बहुत आसान है। ठीक है, देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये ग्रो ईएल है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, देख सकते हैं, या हम लोग इसको HSP60 बोलेंगे इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, बहुत आसान है। और ये चैप्रोनिन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, डायमेरिक कॉम्प्लेक्स है। मैंने बताया कि एक बार में हम लोग बोलेंगे एक जो चैम्बर है ना वही काम करेगा, प्रोटीन को वही फोल्ड करेगा। जब एक चैम्बर कंप्लीटली प्रोटीन को फोल्ड कर लेगा उसके बाद नीचे वाला चैम्बर काम करेगा। ठीक है, नीचे वाला चैम्बर प्रोटीन को कंप्लीटली फोल्ड कर लेगा, उसके बाद फिर से ऊपर वाला चैम्बर काम करेगा, याद रखना है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, बहुत आसान है। देखो यहां पर क्या होता है, देखो ध्यान से याद रखना है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो मिस फोल्डेड प्रोटीन है, मान लो। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो ये मिस फोल्डेड प्रोटीन है। ठीक है, एक तरफ एन टर्मिनल होगा, एक तरफ सी टर्मिनल होगा। तो मिस फोल्डेड प्रोटीन में कहीं कहीं क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक, क्या होगा हम लोग बोलेंगे पैचेस होगा या हाइड्रोफोबिक पार्ट्स होगा। ठीक है, तो ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये सब हाइड्रोफोबिक पार्ट्स है, एमिनो एसिड्स का हाइड्रोफोबिक पार्ट्स है, या इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक पैचेस बोलेंगे। यहां पर जो एमिनो एसिड्स मिलेगा ये कैसा मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ये कैसा मिलेगा, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स या नॉन पोलर एमिनो एसिड्स मिलेगा, याद रखना है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहला चीज क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इंटरेक्शन होगा, किसका किसका हम लोग बोलेंगे, सबसे पहला हम लोग बोलेंगे इंटरेक्शंस होगा। ठीक है, किसका किसका इंटरेक्शंस होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है ना, ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है या पार्शियली फोल्डेड प्रोटीन है उसका इंटरेक्शन होगा किसके साथ, हम लोग बोलेंगे चैप्रोनिन ग्रो ईएल के साथ, या हम लोग बोलेंगे चैप्रोनिन HSP60 के साथ इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, और ग्रो ईएल इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला जो चैम्बर है ना, देखो ध्यान से, ऊपर वाला चैम्बर का ये वाला जो पार्ट है ना, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, देखो ध्यान से, ये जो पार्ट है ना, ये वाला अपर जो पार्ट है, यहां पर हम लोग बोलेंगे कैसा एमिनो एसिड्स मिलेगा, यहां पर हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स मिलेगा। कैसा एमिनो एसिड्स मिलेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स मिलेगा। यहां पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स मिलेगा, याद रखना है, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स मिलेगा, याद रखना है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, इंटरेक्शंस में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इंटरेक्शंस में क्या होगा, ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट्स है ना वो इंटरैक्ट करेगा। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे ये चैप्रोनिन का जो यहाँ पर अपर चैम्बर का जो हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स है ना उसके साथ इंटरैक्ट करेगा। ठीक है, तो इंटरैक्ट करेगा तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, देखो ध्यान से, इंटरैक्ट करेगा तो देखो यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स है, देखो यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे मिसफोल्डेड प्रोटीन से, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है, देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोफोबिक जो पैचेस है उसका इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, कुछ नहीं, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है, इसका क्या हो रहा है इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब इंटरेक्शन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, देखो ध्यान से, उसके बाद ये होगा, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे ग्रो ईएल है प्रोकैरियोटिक सेल में, और हम लोग बोलेंगे HSP60 है किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है, मान लो। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है, देखो ध्यान से। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रो ईएल बोल रहे हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, HSP60 बोल रहे हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो ये जो सरफेस देख रहे हो यहाँ पर कैसा एमिनो एसिड्स होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स होगा, नॉन पोलर एमिनो एसिड्स होगा। सबसे पहले ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है ना उसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट्स है ना वो इंटरैक्ट करेगा किसके साथ, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स के साथ, याद रखना है, ग्रो ईएल या HSP60 का, वही यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखो क्या चीज है, अब जैसे इंटरेक्शन होगा तो वो हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, इंटरेक्शन सिग्नल देगा, किसको हम लोग बोलेंगे, किसको, ये जो ढक्कन है ना जिसको हम लोग लिड बोल रहे हैं या ग्रो ईएस बोल रहे हैं केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, और हम लोग क्या बोलेंगे HSP10 बोलेंगे, ये ग्रो ईएस बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में, और हम लोग HSP10 बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के केस में। ये लिड आएगा और हम लोग बोलेंगे इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे 7 ATP आएगा, याद रखना है। ठीक है, तो अब देखो, अब याद रखना है, ये जो ग्रो ईएस है ना इसको हम लोग कोचैप्रोनिन भी बोलते हैं, चैप्रोनिन भी बोलते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, क्योंकि ये चैप्रोनिन के साथ मिलकर काम करता है, और HSP10 को हम लोग कोचैप्रोनिन बोलते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है,
अब देखो ध्यान से, अब क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो लिड है ना जिसको ग्रो ईएस बोल रहे हैं वो आएगा। तो मैं लिड को ऐसे दिखा रहा हूँ, लिड मतलब ढक्कन, देखो ध्यान से ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे आएगा और ये यहाँ पर ऐसे करके हम लोग बोलेंगे आकर बाइंड कर जाएगा, ठीक है। जैसे ये बाइंड करेगा, देखो ध्यान से, जैसे ये लिड बाइंड किया किसके साथ, हम लोग बोलेंगे जो ऊपर वाला चैम्बर है ना उसके साथ बाइंड किया, तो ये क्या कर दिया हम लोग बोलेंगे ये ऊपर वाला चैम्बर को कवर कर लिया, ठीक है। जैसे ही कवर करेगा हम लोग बोलेंगे सेम टाइम पे हम लोग बोलेंगे 7 एटीपी आएगा, ठीक है। तो याद करो मैंने बताया था कि ये जो ऊपर वाला चैम्बर ये कितना सब यूनिट्स का बना होता है, हम लोग बोलेंगे कितना सब यूनिट्स का बना होता है, टोटल 7 सब यूनिट्स का बना होता है, 3 4, ये क्या हो गया 5, और ये क्या हो गया मान लो छठा सब यूनिट है, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे सातवां सब यूनिट है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां सब यूनिट है, ठीक है। जैसे ये लिड आकर बाइंड किया या ग्रो ये आके बाइंड किया अपर चैम्बर, ठीक है, इमीडिएटली हम लोग बोलेंगे सेम टाइम पे 7 एटीपी भी आके बाइंड कर जाएगा, ठीक है। देखो 7 सब यूनिट्स के पास याद करो, यहाँ पर एक एटीपी बाइंड करेगा, यहाँ पर दूसरा एटीपी बाइंड करेगा, यहाँ पर तीसरा एटीपी, यहाँ पर चौथा एटीपी, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे पांचवा एटीपी, यहाँ पर छठा एटीपी, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे सातवां एटीपी, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था। कितने एटीपी बाइंड किया, 7 एटीपी, 7 एटीपी भी बाइंड किया और ये लिड भी बाइंड किया। तो जैसे ही लिड बाइंड किया और 7 एटीपी बाइंड किया, किसके साथ हम लोग बोलेंगे ग्रो ईएल या HSP60 चैप्रोनिन के साथ। तो देखो ध्यान से कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ, किसमें हम लोग बोलेंगे ग्रो ईएल में या हम लोग बोलेंगे HSP60 में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ। देख सकते हैं ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये ग्रो ईएल है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, और हम लोग बोलेंगे इसको HSP60 बोलेंगे इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज का मतलब देखो ध्यान से, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो चैम्बर है ना वो देखो और क्या हो गया हम लोग बोलेंगे इनलार्ज कर गया, ठीक है। तो ये चैम्बर पहले इतना था, अभी चैम्बर इतना इनलार्ज कर गया। तो इनलार्जेंट ये जो इनलार्जमेंट हुआ है इसकी वजह से क्या हुआ हम लोग बोलेंगे, इसकी वजह से क्या हुआ देखो ध्यान से, इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो प्रोटीन है ना मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है ना वो हम लोग बोलेंगे कहां आ गया, हम लोग बोलेंगे कहां आ गया, ये जो आइसोलेटिंग चैम्बर है ना, ठीक है, ये जो आइसोलेटिंग चैम्बर है, आइसोलेटिंग चैम्बर में आ गया कौन, हम लोग बोलेंगे मिसफोल्डेड प्रोटीन्स आ गया, ठीक है। तो देखो अब इसीलिए भी आया, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो क्या चीज यहाँ पर जो मैंने लिखा है देखो ध्यान से, जैसे ही हम लोग बोलेंगे ग्रो ईएस या लिड जिसको बोलते हैं या कैप बोलते हैं, वो बाइंड करेगा किससे, ग्रो ईएल से, या हम लोग बोलेंगे HSP10 जिसको लीड बोलते हैं, लीड या ढक्कन, या हम लोग क्या बोल सकते हैं ये कैप बोल सकते हैं, वो बाइंड करेगा HSP60 से, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जैसे ये बाइंड किया ना वैसे ही बोला जाता है कि यहाँ पर जो हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स था ना, किसका हम लोग बोलेंगे ग्रो ईएल का, वो हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स बरी हो जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है, और हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये इंटरेक्शंस कम हो जाता है, और इंटरेक्शंस कम हो जाता है तो ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स वो कहां चला जाता है, हम लोग बोलेंगे चैम्बर में चला जाता है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे चैम्बर में क्या चला गया, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स चला गया आइसोलेटिंग चैम्बर में, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, ध्यान से देखो, इसमें केवल एक ही पार्ट काम कर रहा है, स्टार्टिंग में केवल एक पार्ट काम करेगा, अपर चैम्बर काम करेगा, ये प्रोटीन को फोल्ड करेगा, उसके बाद फिर लोअर चैम्बर काम करेगा। अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। यहाँ पर भी एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ पर भी एटीपी, यहाँ पर भी एटीपी, यहाँ कितना एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, हम लोग बोलेंगे 7 एटीपी जुड़ा होगा ना, तो 7 एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, तो कितना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा, हम लोग बोलेंगे 7 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। यहाँ पर देखो ये क्या चीज है, ये वाला क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे ये लीड है, लीड मतलब ढक्कन, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रो ईएस बोल रहे हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, या हम लोग इसको HSP10 बोल रहे हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या चीज है, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये पहला सब यूनिट है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये पहला सब यूनिट है, ये दूसरा, ये तीसरा सब यूनिट, ये चौथा, ये पांचवा सब यूनिट, ये छठा सब यूनिट, और ये सातवां सब यूनिट, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सिंपल। तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या बचेगा, एडीपी बचेगा, ठीक है। एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एडीपी, यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे एडीपी, कितना फॉस्फेट निकला, 7 फॉस्फेट निकल गया, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है ये जो एटीपी का हाइड्रोलिसिस जो हो रहा है ना, यही एटीपी का हाइड्रोलिसिस अगर हो गया तो ये बताता है कि प्रोटीन का फोल्डिंग जो है ना वो हम लोग बोलेंगे अच्छे से हो चुका है, ठीक है। प्रोटीन का जो फोल्डिंग है ना वो हम लोग बोलेंगे अच्छे से हो चुका है, मतलब करेक्ट फोल्डिंग हो चुका है, कहां, प्रोटीन का। और अब देखो ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है ना वो पर्टिकुलर हम लोग बोलेंगे अपना करेक्ट फोल्डेड स्टेट में आ चुका है, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे करेक्ट फोल्डिंग हो गया। ये कौन बता रहा है, हम लोग बोलेंगे ये बता रहा है एटीपी का हाइड्रोलिसिस, ठीक है। जैसे ही हम लोग बोलेंगे करेक्ट फोल्डिंग हो गया, तो अब क्या होगा देखो ध्यान से,
अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो एडीपी जो जुड़ा हुआ था ना, ये एडीपी हम लोग बोलेंगे किससे हट जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये जो चैम्बर है उससे हट जाएगा। तो कितना एडीपी हटेगा, हम लोग बोलेंगे 7 एडीपी हटेगा। जैसे ही 7 एडीपी हटेगा तो हम लोग बोलेंगे ये जो लिड है ना, लिड मतलब जो ढक्कन है ना, ग्रो ईएस और HSP10, वो उसका बाइंडिंग एफिनिटी इसके साथ किसके साथ, हम लोग बोलेंगे ग्रो ईएल या HSP60 के साथ रिड्यूस हो जाएगा। तो ये लिड भी क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे हट जाएगा, हटेगा। और इस ये हम लोग बोलेंगे पहले वाला कॉन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। कौन, हम लोग बोलेंगे ग्रो ईएल, ठीक है, ये वाला कॉन्फॉर्मेशन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कॉन्फॉर्मेशन क्या हो गया था, चेंज हो गया था, ठीक है। तो ये देखो इस कंडीशन में आ गया। तो इस कंडीशन में जब आ जाएगा तो अंदर का देखो ध्यान से, ये जो ये जो फोल्डेड प्रोटीन है, अब वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा। ये हम लोग बोलेंगे करेक्ट फोल्डेड प्रोटीन है, ठीक है, करेक्ट फोल्डेड प्रोटीन है, सिंपल, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो ये हो गया पहला, ये हम लोग बोलेंगे एक टाइम पे एक चैम्बर काम करता है, ठीक है। फिर से हम लोग बोलेंगे अगर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है तो वो प्रोटीन सब ये चैम्बर में जाएगा और बिल्कुल नीचे वाला चैम्बर अब काम करना स्टार्ट होगा, सेम टू सेम ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ग्रो ईएल एंड ग्रो ईएस सिस्टम इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, या हम लोग बोलेंगे HSP60 HSP10 सिस्टम इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। तो यही इसका हम लोग बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जो कि बहुत आसान एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये आप गलत मत कीजिएगा, स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है और उससे ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। कितना एटीपी जुड़ा, तो 7 एटीपी जुड़ा, ठीक है। तो अब यहां से लेके यहां तक होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे यहां पर स्टार्ट हुआ था 0 सेकंड से, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे पूरा प्रॉपर फोल्ड होने में प्रोटीन को कितना टाइम लगेगा, हम लोग बोलेंगे 15 सेकंड्स तक का टाइम लगता है, याद रखना है, ठीक है। तो 0 से लेके 15 सेकंड्स तक का टाइम लगेगा, ठीक है, याद रखना है। तो ये खत्म होता है, हम लोग बोलेंगे चीज ग्रो ईएल एंड ग्रो ईएस सिस्टम ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग या चैप्रोनिन सिस्टम ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग, या हम लोग बोलेंगे HSP60 एंड HSP10 सिस्टम ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग, ठीक है। तो देखो अब क्या क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन क्या आता है, देखो ध्यान से, यहां पर मैं मिटा रहा हूं, देखो अगर जो भी कोई प्रोटीन है, ठीक है, अगर कोई प्रोटीन है, देखो ध्यान से, अगर कोई प्रोटीन है, ठीक है, ये मान लो कोई एक प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन का हम लोग बोलेंगे प्रॉपर फोल्डिंग नहीं कर पाया, कौन, हम लोग बोलेंगे ये प्रोटीन का मान लो कि प्रॉपर फोल्डिंग नहीं कर पाया, कौन, हम लोग बोलेंगे मान लो ये प्रोटीन का प्रॉपर फोल्डिंग नहीं कर पाया, कौन, हम लोग बोलेंगे HSP70 जो चैप्रोनिन फैमिली है वो नहीं कर पाया, क्योंकि पहले क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे HSP70 जो चैप्रोनिन फैमिली है वही प्रोटीन को फोल्ड करेगा। तब हम लोग बोलेंगे ये प्रोटीन का फोल्डिंग वो मान लो नहीं कर पाया, तब ये अनफोल्डेड या हम लोग बोलेंगे पार्शियली फोल्डेड या मिसफोल्डेड प्रोटीन कौन सा सिस्टम में आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे चैप्रोनिन सिस्टम में आ जाएगा। चैप्रोनिन अब क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे चैप्रोनिन सिस्टम क्या करेगा, ये मिसफोल्डेड प्रोटीन को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे फोल्ड करेगा। अगर चैप्रोनिन सिस्टम भी हम लोग बोलेंगे ये प्रोटीन को नहीं फोल्ड कर पाया, ठीक है, मिसफोल्डेड प्रोटीन को अगर नहीं फोल्ड कर पाएगा, ठीक है, करेक्टली नहीं फोल्ड कर पाएगा, तब हम लोग बोलेंगे ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है ना, इसको क्या कर दिया जाएगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटियाजोमल डिग्रेडेशन से डिग्रेड कर दिया जाएगा। प्रोटियाजोमल डिग्रेडेशन से इसको क्या कर दिया जाएगा, हम लोग बोलेंगे मिसफोल्डेड प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया जाएगा या हम लोग बोलेंगे प्रोटीएज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या किया जाएगा, ये मिसफोल्डेड प्रोटीन या पार्शियली फोल्डेड प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा प्रोटीन को अगर डिग्रेड नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, देखो ध्यान से, ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, ये भी मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, ये भी मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, ये भी मिसफोल्डेड प्रोटीन्स आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्शंस करेंगे और ये इंटरेक्शंस की वजह से हम लोग बोलेंगे एक नया प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा, न्यू प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी जो न्यू प्रोटीन स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का एग्रीगेशन होने लगा। देखो ध्यान से, ये क्या होने लगा, अनफोल्डेड या हम लोग बोलेंगे मिसफोल्डेड प्रोटीन्स का एग्रीगेशन होने लगा, ठीक है। वो एग्रीगेशन की वजह से क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे एक नया प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये जो नया प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे हमारे बॉडी में अल्जाइमर डिजीज को कॉज करेगा, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे पार्किंसन डिजीज को कॉज करेगा, ठीक है। तो अल्जाइमर डिजीज और पार्किंसन जो डिजीज होता है वो क्यों होता है, हम लोग बोलेंगे वो इसीलिए होता है जब हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का करेक्टली फोल्डिंग नहीं हो पाता है, और वो प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे ना ही HSP70 सिस्टम प्रोटीन को फोल्ड कर पाया, ना ही हम लोग बोलेंगे चैप्रोनिन सिस्टम प्रोटीन को फोल्ड कर पाया। अगर ये दोनों सिस्टम प्रोटीन को फोल्ड नहीं कर पाया और वो मिसफोल्डेड प्रोटीन को डिग्रेड नहीं कर पाया सेल, तो वो मिसफोल्डेड प्रोटीन क्या करने लगेगा,
एक से ज्यादा जब मिसफोल्डेड प्रोटीन होगा तो वो अपने आप को एग्रीगेट करने लगेगा। एग्रीगेट करने के बाद ये न्यू प्रोटीन के स्ट्रक्चर बना देगा, और ये न्यू प्रोटीन के स्ट्रक्चर फिर क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे हम लोग को क्या क्या कॉज करेगा, एल्जाइमर डिजीज कॉज करेगा, या हम लोग बोलेंगे पार्किंसन डिजीज को कॉज करेगा। ठीक है, तो यही हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट है किसका, प्रोटीन फोल्डिंग का। और एक चीज मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, और एक टाइप होता है प्रोटीन फोल्डिंग का, अदर देन हम लोग क्या बोलेंगे, HSP60 फैमिली या चैप्रोनिन फैमिली, एंड हम लोग बोलेंगे HSP70 फैमिली। वो क्या होता है वो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे कंप्लीट मॉलिक्यूलर चैपरोन्स का डिटेल कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, तो मैं अभी क्या बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा और दो ये चैपरोनिन्स, ये मॉलिक्यूलर चैपरोन्स का टाइप होता है, उसको मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो देखो जो मेन जो मेजर टाइप थे या मोस्ट कॉमन टाइप था मॉलिक्यूलर चैपरोन्स का, वो क्या था हम लोग बोलेंगे, पहला टाइप क्या था हम लोग बोलेंगे HSP70 चैपरोन फैमिली। दूसरा टाइप क्या था हम लोग बोलेंगे HSP60 चैपरोन फैमिली। ठीक है, जिसको हम लोग चैपरोनीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, ये क्या था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। और देखो दो टाइप का हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपरोन्स मिलता है, एक को हम लोग बोलते हैं HSP90। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, ये जो मॉलिक्यूलर चैपरोन्स होगा, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 90 किलो डाल्टन होगा। ठीक है, ये इसको हम लोग बोलेंगे 90,000 डाल्टन बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है। और ये जो टाइप होता है मॉलिक्यूलर चैपरोन्स का HSP90, वो केवल और केवल किस में मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी मिल रहा था, यूकैरियोटिक सेल्स में भी मिल रहा था, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंड यूकैरियोटिक सेल्स में मिल रहा था। लेकिन ये जो टाइप होता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये केवल किस में मिलता है, यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, याद रखना है। ठीक है, और ये क्या चीज में काम करता है, ये वर्क्स ऑन ओल्डर प्रोटीन। ओल्डर प्रोटीन का मतलब वैसा प्रोटीन जो आप ट्रांसलेशन के बाद क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन के बाद हम लोग बोलेंगे, या हम लोग बोल सकते हैं जो नेसेंट प्रोटीन बना उसमें जो फोल्डिंग हुआ। ठीक है, जिस फोल्डिंग को कौन कराया, HSP70 कराया ना, अगर वो फोल्डिंग अच्छे से नहीं करा पाया तो हम लोग क्या बोलेंगे, मिसफोल्डेड प्रोटीन। ठीक है, मतलब ट्रांसलेशन के बाद जो भी मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बना, ठीक है, वो प्रोटीन्स को फोल्ड करता है कौन, हम लोग बोलेंगे HSP90 करता है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे HSP60 करता था ओल्डर प्रोटीन्स को या मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को प्रॉपर फोल्ड करता था, वैसे ही। ठीक है, तो मिसफोल्डेड प्रोटीन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, या हम लोग बोलेंगे पार्शियली फोल्डेड प्रोटीन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। देखो यहाँ पर इट फोल्ड्स, इट मतलब HSP90 जो चैपरोन्स होता है, इट फोल्ड्स दोस प्रोटीन व्हिच आर इन्वॉल्व इन सिग्नलिंग। मतलब ये वही प्रोटीन्स को फोल्ड करता है जो प्रोटीन सिग्नलिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हेल्प करते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे एग्जांपल क्या, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ये जो प्रोटीन्स का जो फोल्डिंग होता है वो कौन करता है, हम लोग बोलेंगे HSP90 मॉलिक्यूलर चैपरोन्स करता है, याद रखना है। और ये भी ATP डिपेंडेंट है। मॉलिक्यूलर चैपरोन्स कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे ATP डिपेंडेंट होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, उसी प्रकार देखो अगला जो टाइप होता है जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर चैपरोन्स को, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिन। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्मिन जो मॉलिक्यूलर चैपरोन होता है, याद रखना है, इसको भी काम करने के लिए पहला चीज तो ATP चाहिए, ATP डिपेंडेंट होता है। दूसरा ये हम लोग बोलेंगे केवल और केवल किस में मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा, याद रखना है न्यूक्लियोप्लाज्मिन। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलेगा। कौन कौन, HSP90, और हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्मिन, ये केवल यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलता। याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्या चीज है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन रिक्वायर्स फॉर द प्रॉपर असेंबली ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, DNA प्लस स्टोन प्रोटीन। जैसे कि हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, स्टोन प्रोटीन के चारों तरफ क्या होता है, DNA ऐसे करके रैप्ड होता है ना। ठीक है, तो ये जो फोल्डिंग हो रहा है DNA का, किसके, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ, वो किसकी वजह से हो रहा है, हम लोग बोलेंगे वो हो रहा है, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपरोन न्यूक्लियोप्लाज्मिन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो यही हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, मॉलिक्यूलर चैपरोन्स का इंटायर कॉन्सेप्ट है, जो मैंने डिटेल में करा दिया है। आप क्या कीजिएगा, आप ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है ना मॉलिक्यूलर चैपरोन्स को, उसको देखना और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर चैपरोन्स। अब ये मॉलिक्यूलर चैपरोन्स खत्म होता है, या प्रोटीन फोल्डिंग में कैसे हेल्प करते हैं हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कोई नया इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोकेमिस्ट्री से। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।